नमस्कार दोस्तों। आज हम एनटीपीसी की जो 29 मार्च 2016 को एग्जाम हुई थी उसकी शिफ्ट 2 में आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई का पता लगाएं। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये त्रिकोणमिति का प्रश्न है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि थोड़ी एडवांस मैथ भी आपको पढ़ने की आवश्यकता है, यानी कि बेसिक जानकारी तो आपको होनी चाहिए। दोस्तों चलो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा लेंथी बता देते हैं, यानी कि पूरा विस्तार से बता देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके आने की संभावना दोबारा से बहुत ही ज़्यादा है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे इसे पूछा जा सकता है, तो हम इसे थोड़ा लेंथ ही बताएंगे। जैसे देखो दोस्तों, क्या होता है कि ये कोई मीनार होती है, मीनार जैसे खंबे जैसी मान लेते हैं। अब इस प्रश्न में दे रखा है मीनार के आधार, आधार क्या होता है, नीचे वाला हिस्सा। इस मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर, यानी कि 20 मीटर दूरी पर, किधर भी ले लो आप, इधर ले लो चाहे उधर ले लो, किधर की साइड भी ले सकते हैं हम। ये हमने मान लिया ये 20 मीटर दूरी है। इस दूरी पर स्थित किसी बिंदु, यहाँ कोई बिंदु है, इससे मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई का पता लगाइए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल करा है, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण और दूसरा शब्द का और इस्तेमाल होता है इसी टाइप से, अवनयन कोण। तो आपको इन दोनों में अंतर देखना है, उन्नयन कोण और अवनयन कोण क्या होते हैं। देखो जैसे मैं मान लो इस दीवार, ये जो है मीनार, इसके यहाँ पे खड़ा हूँ, ये मान लो यहाँ पे खड़ा हूँ। अगर मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल, क्या होता है कि जैसे मैं यूं ऊपर को देख रहा हूँ, ऊपर को मेरा कोण बन रहा है, यानी कि ये वाला कोण बनेगा, ये, इसे बोलेंगे उन्नयन कोण। और जो अवनयन कोण होता है वो होता है नीचे वाला, यानी कि ये जो कोण बनेगा मीनार से, क्योंकि जो भी कोण बन रहा है वो मीनार से, मीनार की चोटी से बन रहा है। प्रश्न में दे रखा है मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, यानी कि मीनार की चोटी का उन्नयन कोण बढ़ रहा है। तो उन्नयन कोण तो होता है ये ऊपर वाला हिस्सा, ये जो त्रिभुज है इसके ये वाला हिस्सा, ये उन्नयन कोण है। और इसी शब्द में अगर उन्नयन की जगह अवनयन कोण देता तो हम मानते हैं अवनयन कोण ये होता है ये वाला, ये त्रिभुज में जो अंदर वाला हिस्सा है इसे हम बोलते हैं अवनयन कोण। अब त्रिभुज में क्या होता है कि ये दे रखा है कि उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी कि ये 60 डिग्री दे रखा है। तो त्रिभुज में जब भी ऐसे जेड आकृति बनती है, जेड आकृति, ये जेड है, इसे जेड बोल देते हैं, यानी कि उल्टा, उल्टा या सुल्टा कैसे भी जेड बनता है इस टाइप से। तो ये जो कोण होता है और ये कोण, ये दोनों कोण बराबर होते हैं। हम इसे थोड़ा विस्तार से बता रहे हैं ताकि कैसे भी क्वेश्चन को घुमा दे तो आपका गलत नहीं होगा। तो ध्यान से पढ़िए इस प्रश्न को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसे थोड़ा विस्तार से बता रहे हैं। तो जब जेड आकृति बनती है तो इनके बीच में ये जो कोण होते हैं ये बराबर होते हैं, यानी कि इस टाइप से बनती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है। तो अब हमारे पास यहाँ ये जेड आकृति बन रही है, तो इसका मतलब ये 60 डिग्री है ये कोण, तो ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, एक बात ये हमारे समझ आ गई होगी। दूसरा, यदि ये अवनयन कोण बनता, ये प्रश्न में देता कि उस मीनार की चोटी का अवनयन कोण, ये 60 की जगह अगर 30 दे देता है या 60 दे देता है, कुछ भी दे सकता है वो। तो अगर ये अवनयन कोण होता तो अवनयन कोण का मतलब हमें पता लगता कि ये होता है, अवनयन कोण का मतलब ये वाला हिस्सा होता है। ठीक है, तो ये कोण बन जाता है वो। अब हम कुछ खास बातें इसमें नोट करवाना चाहेंगे, आपको नोट कर सकते हो। यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम बता रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अधिकतम या पूरा जो होता है वो 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री से कम या ज़्यादा नहीं होता। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब कोई मीनार या ऐसे कोई पिलर होता है तो ये क्या होता है, धरातल के साथ, यानी कि इस सतह के साथ ये जो कोण बनाता है ये 90 डिग्री का बनाता है। ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चनों में ये जो कोण बनेगा ये
90 डिग्री का ही बनेगा। यानी कि पिलर या खंभा कोई भी खड़ा होगा तो सीधा खड़ा होगा, तो सीधा खड़ा होगा तो ज़मीन के साथ जो कोण बनाएगा वो 90 डिग्री का होगा। यानी कि जो त्रिभुज बनेगा हमारे पास वो समकोण त्रिभुज बनेगा। जहाँ हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो कोणों का हमें पता नहीं है, जब एक कोण का पता लग गया 90 डिग्री है क्योंकि समकोण है। तो अब जो 90 डिग्री शेष 90 डिग्री बच गया, उन ये दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। यदि हमें पता लग गया एक कोण यानी कि ये 60 डिग्री का है तो ये 30 डिग्री का रहेगा, क्योंकि 60 और 30 90। अब जरूरी नहीं है ये 60 और 30 के ही हों, ऐसा भी हो सकता है कि ये 40 का हो एक और एक 50 का हो। एक दो ये दोनों 45 के भी हो सकते हैं, 45 45 समकोण त्रिभुज है। लेकिन ये दोनों कोण जरूरी नहीं है कितने हों, 30 60 भी हो सकते हैं, 45 45 भी हो सकते हैं, 40 50 भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे इन दोनों का योग 90 ही रहेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो ये बात आपको याद हो गई होगी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। और जब कोई पिलर मीनार खंबे इस टाइप से जब खड़े होते हैं तो वो जमीन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, यानी कि समकोण बनाते हैं वो त्रिभुज को। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जैसे अगर कोई जेड आकृति बनती है त्रिभुज में, तो इनके ये जो बीच वाला हिस्सा है यानी कि वी वाला, ये वाला हिस्सा, इनमें कोण हमेशा समान होगा, यानी कि इसका जो कोण बनेगा वही नीचे वाले का बनेगा। तो अब देखो कुछ चीज़ें और लिख लो इसमें। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में यदि 30 डिग्री दे रखा हो हमें एक कोण, यानी कि हमें पता लग रहा है कि एक कोण का मान 30 डिग्री है, तो लंब आधार और कर्ण का अनुपात, ये आप लिख लीजिएगा, इसको ध्यान से लिख लीजिएगा, ये बहुत ही काम आएगा आपके और समय बचाएगा प्रश्न को हल करने में। यदि एक कोण 30 डिग्री का है तो लंब आधार और कर्ण का अनुपात होगा 1:√3:2। यदि कोण 45 डिग्री का है तो लंब और आधार और कर्ण का अनुपात होगा 1:1:√2। यदि कोण 60 डिग्री का है तो लंब और आधार और कर्ण का अनुपात होगा √3:1:2। ये जो तीन चीज लिखाई है इन्हें आप याद कर लो और अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अपने समय को ये बचाएंगे हल करने में। तो देखो दोस्तों, अब याद एक चीज और कर लो, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है। ये जब समकोण त्रिभुज होता है तो कर्ण तो फिक्स होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, लेकिन लंब और आधार चेंज हो जाते हैं। लंब और आधार हर कोण के लिए अलग अलग होते हैं, यानी कि इन दोनों कोणों के लिए लंब और आधार अलग अलग होंगे। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है, तो 60 डिग्री के लिए लंब क्या होगा, सामने वाली भुजा लंब होगी, यानी कि ये भुजा 60 डिग्री के लिए लंब होगी। और जब हम बात करते हैं इसकी, इस कोण की, तो इस कोण के लिए लंब क्या होगा, तो सामने वाली भुजा लंब होगी इसके लिए। जब समझ गए, जब लंब की बात करते हैं तो कोण के जो सामने भुजा होती है वो लंब होती है उसी कोण के लिए, यानी कि 30 डिग्री के लिए लंब ये भुजा होगी और 60 डिग्री के लिए लंब ये भुजा होगी। और आधार क्या होता है, जब भाई त्रिभुज में तीन ही चीज होती हैं, लंब आधार और कर्ण। कर्ण तो फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है। लंब और आधार ये दोनों चेंज हो जाते हैं, कोण के अनुसार होते हैं। यानी कि 60 डिग्री के लिए जब सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी ये वाली, तो ये वाली भुजा आधार हो जाएगी। उसी टाइप से जब ये कोण 30 डिग्री का है तो इसके लिए लंब ये वाली भुजा हो जाएगी, तो ये वाली 30 डिग्री के लिए आधार हो जाएगी। ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा, आपको बहुत काम आएगी ये चीज़। अब देखो और बताते हैं इसमें कुछ खास बातें। अब देखो
जब हमें पता लग गया, हमें ये याद हो गया कि 60 डिग्री में लंब, आधार और कर्ण का अनुपात होता है √3:1:2। अब यदि हमें एक भी भुजा दे रखी है, किसी भी भुजा का मान दे रखा है, यानी कि कर्ण का दे रखा है, आधार का दे रखा है, लंब का दे रखा है, तो हम शेष दोनों भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 60 डिग्री में रेशो क्या होता है भुजाओं का। और ये इसी टाइप से 30 में भी और इसी टाइप से 45 में भी। अब हमें पता लगा है, जैसे ये मीनार है और मीनार के आधार यानी कि इस हिस्से से 20 मीटर दूर किसी बिंदु की दूरी 20 मीटर दूर है, तो यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई? 20 मीटर। ये मीनार है। अब हमें पता लगा है कि मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, यानी कि ये जो यहाँ इस चोटी का उन्नयन कोण यानी कि ये वाला कोण 60 डिग्री है। तो देखो, जो ये कोण 60 डिग्री है तो जेड आकृति बन रही है उल्टी, तो ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है। और दूसरे तरीके से हम ये भी समझ सकते हैं इसे, कि जब कोई दो हिस्सा ऐसे यूं दो लाइन क्रॉस कर रही हूँ, तो इसका मतलब सीधी क्रॉस कर रही है, तो इसका मतलब ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है। जब इसमें से हमें पता लग गया एक कोण 60 डिग्री का है, तो दूसरा 90 में से 60 घटा देंगे, यानी कि 30 डिग्री का है। इसका मतलब ये कोण 30 डिग्री का हो जाएगा। अब देखो, हमें पता है मीनार तो सीधी खड़ी है, तो ये तो 90 डिग्री का कोण है, इसका तो पहले से ही फिक्स है। तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण। ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसे कोई दोनों तरीके से मैं बता रहा हूँ कोण को, कि कोण कैसे ज्ञात करते हैं, ताकि आपको किसी भी एक तरीका याद रहेगा तो आप कोण निकाल पाओगे। जब कोण निकाल पाओगे तभी ये प्रश्न होगा। यदि कोण का मान आपको सही नहीं पता, यानी कि यहाँ वाला कोण आप यहाँ रख दोगे, तो उत्तर गलत हो जाएगा आपका। इसलिए इसे ध्यान से देखो। तो जैसे हमें पता है कि दो लाइन जैसे यूं सीधी जा रही है, तो इनके बीच का कोण 90 डिग्री का होता है। अब हमें पता लग गया एक का मान यदि 60 है, तो दूसरा का 90 में से 60 घटा देंगे, 30 आ जाएगा। हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है, तो एक कोण 90 डिग्री का पहले से ही है, और अब 90 डिग्री बच गई शेष, 90 और होना है दोनों कोणों का योग। तो एक का हमें ये पता लग गया, दो में से 30 डिग्री है, तो तीसरा बच गया 90 में से 30, यानी कि 60 डिग्री। अब देखो, यहाँ पे जो लंबाई दे रखी है ये वो इस भुजा की दे रखी है। अब हम या तो 30 डिग्री से भी कर सकते हैं इसे रेशो में, या 60 डिग्री से कर सकते हैं। तो 60 डिग्री से करते हैं। चलो, 60 डिग्री में लंब, आधार और कर्ण का अनुपात होता है √3:1:2। ठीक है। तो √3 क्या है? लंब, ये जो है लंब, आधार और कर्ण, इनके अनुपात हैं ये। ठीक है। तो √3 क्या है? लंब। और एक अनुपात क्या है? आधार। और कर्ण क्या है? 2 अनुपात। अब ये पूछ रहा है मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी कि इस √3 का मान पूछ रहा है वो। अब हमें पता है एक अनुपात बराबर क्या आ गया? 20। एक अनुपात बराबर 20 आ गया। तो √3 अनुपात बराबर 20 गुणा में √3 कर लेंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा, यानी कि मीनार की जो लंबाई है, ऊंचाई है, वो आ जाएगी। देखो दोस्तों, ये दो मान आप याद रख लो। √2 का मान होता है 1.414, और √3 का मान होता है 1.732। ये दोनों मान आप याद कर लो, लिख लो अपने उसमें नोटबुक में। √3 का मान 1.732, √2 का मान 1.414, क्योंकि ये काम आएंगे मान। अब हमारे पास आया है 20 गुणा में √3 का मान आया है 20 गुणा में √3, यानी कि 1.732। जब हम 20 से गुणा करेंगे तो देखो, जीरो आ जाएगी, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 2 संत 14, और 2 एकम 2 और 1 3, एक छोड़ के भाई 3 छोड़ के पॉइंट लग जाएगी, यानी कि यहाँ 34.640, 34.640। तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी? 34.640 या 34.64। देखते हैं उत्तर में क्या दे रखा है। 34.6 तक ही दे रखा है इसने, यानी कि लगभग दे रखा है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बी। देखो दोस्तों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है,
और ये इसकी रिपीट होने की बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है। ये हो सकता है ये कोण बदल दे, यानी कि 30 डिग्री कर दे, 45 कर दे, लेकिन ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। ये आता है अक्सर ये क्वेश्चन, और इसमें कंफ्यूज नहीं हुए। उन्नयन कोण, अवनयन कोण, इनमें कंफ्यूज नहीं हुए। हमने बताया पूरी तरीके से इसे। यदि फिर भी कोई दिक्कत हो तो वीडियो फिर से देख लीजिएगा, और यदि नहीं भी समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, फिर भी कोई दिक्कत हो तो। हमने बताया है कि इनमें जैसे अगर यही प्रश्न चेंज हो जाता, यानी कि यहाँ 45 डिग्री होता, अगर ये 45 डिग्री होता तो ये भी 45 ही बचेगा, क्योंकि 90 ही हो, दोनों कोणों का योग 90 ही बचना चाहिए ना। 90 तो पहले से ही घिरा हुआ है। तो इनकी भुजाओं का अनुपात जब 45 डिग्री होता है तो 1:1:√2। तो इसका कर्ण का मान क्या आ जाता है? 20√2, क्योंकि 1 अनुपात बराबर आ रहा है 20, तो √2 अनुपात बराबर आ जाएगा 40। तो इसमें जब 60 डिग्री दे रखा है तो 60 डिग्री वाले में कर्ण का अनुपात 2 होता है, तो यहाँ पे कर्ण क्या आ जाएगा? 20 दूना 40। 45 में 1:1:√2 होता है, यानी कि 20√2 हो जाता अगर ये 45 दे रखा होता तो। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। यदि 4⁻³ × 5⁻6⁻10⁻10 हो तो m का मान ज्ञात करो। देखो दोस्तों, घात वाले प्रश्नों में 2-3 बातें हैं, वो आपको याद रखनी होगी। जैसे क्या होता है, आप समझ लीजिएगा। जैसे 3⁻2 गुणा में, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे 3⁻2 है और 2⁻2 है, इसे 2⁻2 इसे हम लिख सकते हैं, यानी कि ये जब संख्या संख्या बराबर हो, संख्या संख्या बराबर हो, ठीक है, या घात घात बराबर हो, ये दोनों कंडीशनें अलग अलग होती हैं, ध्यान रखिए, है ना। अब यहाँ पे क्या है, घात घात बराबर है, यानी कि इसकी घात भी 2 है और इसकी घात भी 2 है। तो हम क्या करेंगे, संख्या को गुणा कर देंगे, यानी कि 3 दूना 6, तो इसे हम लिख सकते हैं 6⁻2। जब देखो संख्या बराबर हो, यानी कि 3⁻2 और गुणा में 3⁻3। अब देखो यहाँ पे क्या है, संख्याएं बराबर हैं, घात बराबर नहीं है, यहाँ पे संख्या बराबर है। जब संख्या बराबर हो, एक जैसी हो, तो हम लिख सकते हैं, घातों को हम जोड़ देते हैं, यानी कि 3⁻5 लिख देंगे। अब यदि देखो, जैसे यहाँ पे समझ आ गया। अब देखो, जैसे ऊपर दे रखा हो, या फिर ऐसे देख लो, ये 6 का हम टुकड़ा करा है, इसको समझा दिया। ऊपर देखो, जैसे हमारे ऊपर दे रखा है 2⁻8 और नीचे दे रखा है 2⁻4, यानी कि जब संख्या दोनों एक जैसी हों, दोनों संख्या, और बटे में दे रखा हो, तो हम ज़्यादा वाली घात में से कम वाली घात घटा देंगे। तो ज़्यादा वाली घात क्या है, 8, तो 8 में से हम 4 घटाएंगे तो 4 घात बच जाएगी। बचेगी कहाँ पे, ऊपर के साइड, क्योंकि ऊपर वाली घात ज़्यादा है, तो 2⁻4 बच जाएगी। और यदि ऐसे होता, यानी कि 2⁻4 बटे में 2⁻8, तो हम क्या करते, ज़्यादा वाली घात में से कम वाली घात घटा देंगे। तो ज़्यादा वाली घात कहाँ है, नीचे 8, तो ऊपर तो 1 बच जाएगा और नीचे 2⁻4 बच जाएगी। ये 2-3 बातें हैं, इन्हें आप ध्यान रखोगे तो घात वाले प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो इस प्रश्न को हल करते हैं। जैसे प्रश्न में दे रखा है 4⁻3 और 5⁻6, 4⁻3 और 5⁻6, और बराबर में दे रखा है 10⁻5। देखो 4⁻3, अभी हमने घात ऐसे बताई थी, और दूसरा एक और तरीका है इनका, जैसे 2⁻2 या कोई भी संख्या मान लो, और इस घात की भी घात हो, यानी कि कोई घात हो इसकी, तो ये घात आपस में गुणा हो जाएंगे, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 2⁻6। ये घात हैं, ये आपस में गुणा हो जाएंगी, ठीक है, यानी कि 2 गुणा में
3, जैसे यानी कि 4 की घात 5 और इसकी भी घात 2, तो हम क्या करेंगे 4 की घात 10 कर देंगे, घात आपस में गुणा हो जाएंगी, 4 की घात 10। दोस्तों घात गुणा में कब होती हैं आपको समझ में आ गया होगा, और घात जुड़ती कब है समझ में आ गया होगा। हमने बताया पीछे और देख लीजिएगा, अगर फिर नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। यदि आप ये चीज़ समझ जाओगे तो घात वाले प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो जैसे प्रश्न में दिया हुआ है 4 की घात 3। अब 4 को हम ये भी लिख सकते हैं क्या, 2 की घात 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की घात 2 का मतलब 4 ही होता है। 4 को हमने ऐसे लिख दिया। अब इसकी घात क्या है, 3 आ रही है ऊपर, और गुणा में 5 की घात 6 बराबर 10 की घात m। ये प्रश्न में दे रखा है, हमने केवल 4 को यहाँ ऐसे बदला है। ठीक है, अब देखो जब हमने ऐसे बदल दिया तो हम ये घात आपस में गुणा हो जाएंगी, क्योंकि अभी बताया घात की भी घात होती है वो आपस में गुणा हो जाती है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये घात गुणा में ये घात होगी, 2 गुणा में 3 होगी, या का मतलब 2 की घात 6, और यहाँ पे लिखा हुआ ही है 5 की घात 6, और इधर प्रश्न में दे ही रखा है 10 की घात m। हमने अभी बताया था कि यदि घात, पिछले अभी बताया था, यदि घात बराबर हो तो ये संख्या आपस में गुणा हो जाती हैं, यानी कि 2 की घात भी 6 और 5 की घात भी 6। इसका मतलब है 2 गुणा 5, इन दोनों की घात क्या है 6, यानी कि 10 की घात 6 इधर, और इधर हमारे पास दे ही रखा है 10 की घात m। अब देखो जब ये संख्या समान है और ये बराबर में है तो इसका मतलब इनकी घात भी बराबर होंगी, यानी कि m का मान क्या हो जाएगा 6। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 6, m का मान। फिर से बता रहे हैं एक चीज़ और, जैसे ये है 20। अब 20 की घात मान लो कितनी भी हो, यानी कि 40 है 20 की घात। ठीक है, अब इसे हम ये ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 20 के टुकड़े कोई भी टुकड़े कर लो, जैसे हम कर रहे हैं 2 गुणा में 2, 2 दूनी 4 गुणा में 5। अब 20 का ही टुकड़ा है, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। तो इसका मतलब ये है 2 की घात 40, 2 की घात 40 गुणा में 5 की घात 40। अगर हम इन्हें अलग अलग लिखेंगे टुकड़े में तो इसका मतलब ये है। उसी टाइप से जैसे ये है 3 और 3 की घात 5 आ रही है, और इसकी भी घात यदि मान लो 3 आ रही है, तो हम इसे लिखेंगे घात की भी घात यदि ऊपर आ रही हो ब्रैकेट में, तो इसे हम क्या करेंगे 3 की घात 5 गुणा में 3, यानी कि 3 की घात 15 लिखेंगे। दोस्तों ये थोड़ा ध्यान से देखना तभी आपको समझ में आएगा। तो चलो अगला प्रश्न देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर होता है, तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखो दोस्तों, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का हमें सूत्र आना चाहिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र है आधार गुणा में ऊंचाई, आधार गुणा में ऊंचाई। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज कैसे होता है, जैसे समांतर चतुर्भुज ये समांतर चतुर्भुज है। अब इसमें ABCD दे रखी है, ABCD कहीं भी लिख दीजिए आप, ABC और D। अब इस पूरे का क्षेत्रफल क्या है 25 दे रखा है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 25 दे रखा है, और पूछ रहा है त्रिभुज BCD, यानी कि BCD। यदि हम बीच में ये कर्ण खींच देंगे तो त्रिभुज बन जाएगा BCD। अब देखो इसका क्षेत्रफल पूछा है, हमें पूरे का क्षेत्रफल पता है, और इस आधे का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आधे का क्षेत्रफल 25/2 हो जाएगा। सीधा से यदि हम सीधा करना चाह रहे हैं तो 25/2 हो जाएगा, 12.5। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, आधार गुणा में ऊंचाई। अब देखो यहाँ पे क्या करा है, हमारे पास जो चतुर्भुज था उसका
क्षेत्रफल का सूत्र है आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि आधार दोनों में सेम है और ऊंचाई भी दोनों में सेम है, यानी कि ये जो ऊंचाई आएगी ये दोनों में सेम रहेगी। जो आधार गुणा ऊंचाई तो पूरे का क्षेत्रफल है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हम उसमें 2 का भाग दे रहे हैं, यानी कि ये फॉर्मूला है। तो हमने सीधा सा क्या कर दिया 25/2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 12.5। अगला देखते हैं दोस्तों। जो भी फॉर्मूले लिखवाए जा रहे हैं उन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको एग्जाम टाइम, भूल जाओगे फॉर्मूले। अभी तो लगता है कि हमें याद है, और वहाँ परीक्षाओं में क्या होता है कि हमें ये जो चीज़ बहुत ही अच्छी की तरीके से याद होती है उसे ही हम कर पाते हैं, नहीं तो हमें क्या थोड़ा प्रेशर रहता ही है। हालांकि प्रेशर लेना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा ऑटोमेटिक आ ही जाता है सभी को। तो देखो अगला प्रश्न देखते हैं। तो दो संख्याओं का महत्तम समाप्त 24 है और लघुत्तम समाप्त, इसका लघुत्तम समाप्त निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। ऑप्शन से हमें बताना है ये प्रश्न कि कौन सा हो सकता है लघुत्तम समाप्त। संख्या नहीं दे रखी, उनका केवल HCF दे रखा है। अब देखो दोस्तों, क्या इसमें ये क्या जानना चाह रहा है हमसे, हमसे ये जानना चाह रहा है कि हमें पता है या नहीं है कि HCF से लघुत्तम विभाजित होता है। जैसे दो संख्याएं 20 और 30, हम उदाहरण देके बता रहे हैं। जैसे दो संख्याएं 20 और 30, इनका HCF है 10, HCF है यानी कि 10 आ रहा है इनका, और इनका लघुत्तम आ रहा है क्या, LCM क्या आ रहा है 60। अब हम देखेंगे, देखो HCF से LCM हर कंडीशन में विभाजित होता है, यानी कि किन्हीं संख्याओं का जो HCF होता है उससे लघुत्तम में भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित होगा। तो इसका मतलब यह है कि वो जो संख्याएं हैं उनका लघुत्तम यदि इन चारों में से कोई है वो 24 से विभाजित होगा। यहाँ पे ऑप्शन में ऐसी संख्या दे रखी होंगी, केवल एक ही ऐसी संख्या होगी जो 24 से विभाजित होगी, बाकी नहीं होंगी। अब देखो 24 से पहले ए देखते हैं, 24 पंजो 120, यानी कि ये विभाजित नहीं होगी। 24 पंजो 120 और 24 छिकी 144, यानी कि ये विभाजित हो जाएगी, और कोई भी संख्या 24 से विभाजित नहीं होगी। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 144। यहाँ केवल ये जानना चाह रहा है कि हमें पता है या नहीं है कि HCF से संख्याओं का लघुत्तम पूर्णतः विभाजित होता है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। सरल करें 3/7 सही 1/3। यदि आपको दिख नहीं रहा हो ध्यान से तो मैं बता रहा हूँ, ये दे रखा है 3/7 सही 1/3 प्लस 3/3 सही 1/7। तो हमें क्या करना होगा, पहले नीचे वाली संख्या की भिन्न मिटानी होगी। जैसे प्रश्न में दे रखा है 3/7 सही 1/3 प्लस 3/3 सही 1/7। या केवल भिन्न हल करवा रहा है हमसे। तो जैसे नीचे वाले की भिन्न मिटाएंगे हमारे पास, तो 7 या 21 और 1 22, 22/3, यानी कि 3/22 और बटे में 3। इधर वाले की जब हम मिटाएंगे भिन्न, तो 7 या 21, 21 और 1 22, 22/7। हमने बताया था कि जब कोई संख्या बटे के भी बटे में हो तो वो उल्टी हो जाती है, यानी कि ये हो जाएगी 3/22 और ये 3 ऊपर चला जाएगा। इसी टाइप से 3/22 और ये 7 ऊपर चला जाएगा। अब हमारे पास आएगा 9/22 प्लस 21/22। अब हमने लघुत्तम लिया तो 22 ही आ गया, इधर 9 आ गया, इधर 21 आ गया। 21 और 9 30, 30/22 हमारे पास आ गया इसका हल। अब 30/22 दे रखा है क्या, ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो इसका मतलब इसने 30 में भाग दिया है। जब 30 में हमने भाग दिया 22 का, तो एक बार चला गया, 22 से कम 22, बच गए 8। अब हम क्या करेंगे भाई, जितनी बार भाग जाता है यानी कि जो भागफल होता है उसे हम आगे लिखते हैं, और जो शेष फल होता है उसे ऊपर लिखते हैं, और जिसका भाग देते हैं उसे बटे में लिखते हैं।
8/22। अब देखो यहाँ पे 8/1 सही, 8/22 भी ऑप्शन में नहीं दे रखा। तो ये इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि 8/22 कट रहा है 2 से, ये 4 बार कट गया और ये 11 बार कट गया, यानी कि 1 सही 4/11। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 1 सही 4/11। 8/22 को इसने काट रखा है। फिर से बताएं हम कि जो ये जब हम भिन्न लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ भिन्न लिखी है कोई, जब हम भिन्न लिखते हैं यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे हमारे पास आई है 1 सही 4/11। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास देखो, हम इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं 1 + 4/11। जब इसको सोल्व करेंगे तब भी हमारे पास जो मान आएगा वो पूर्णतः संख्या का, जो पूरी संख्या है उसका छोटा वाला भाग आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 8/22 को काट रखा है। यदि हम 1 + 8/22 करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, हमारे पास वही संख्या आ जाएगी 30/22। देखो जैसे यहाँ पे 1/1 कर दिया, 22 लघुत्तम ले लिया। अब 1 का 22 में 22 बार भाग गया तो यहाँ 22 लिख देंगे, या 22 का 22 में 1 बार भाग गया तो 8 लिख देंगे, हमारे पास आ गया 30/22। तो जो संख्या यहाँ पे हम एक चीज़ बताना चाह रहे हैं एक्स्ट्रा, यदि नहीं पता आपको, तो यहाँ जो आगे संख्या जो लिखते हैं वो होती है भागफल, और ये जो ऊपर लिखते हैं ये होती है शेषफल, और ये जो नीचे लिखते हैं बटे में ये होती है भाजक, यानी कि जिसका हम भाग देते हैं वो संख्या होती है। और इस संख्या को इस संख्या से गुणा करने पर जो परिणाम आता है उसमें शेषफल को जोड़ देते हैं और फिर भागफल का भाग देते हैं, तो हमारे पास वो भिन्न आ जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। एक एक कोई व्यक्ति है, वो एक काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है, बी वही काम 30 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो यह काम समाप्त होने में कितना समय लेगा। देखो दोस्तों, समय और काम के जब भी प्रश्न आए तो आप उन्हें इस टाइप से करना ताकि आपको सुविधा रहेगी, और कई प्रश्नों में ये बहुत फायदेमंद होता है, यानी कि कम समय में हो जाता है। जैसे ये ए है, जैसे ये ए है, ये कर रहा है काम को, एक मिनट दोस्तों, हाँ जैसे क्या है, ये ए कर रहा है काम को 40 दिन में और बी कर रहा है काम को 30 दिन में। अब दोनों मिलकर ये काम को कितने दिन में करेंगे, तो हमें क्या करना है, इन दोनों का लघुत्तम लेना है। ठीक है, इन दोनों का 40 और 30 का लघुत्तम क्या आया, 120, यानी कि दोनों मिलकर ये जो काम करेंगे ये 120 इकाई काम करेंगे। ठीक है, क्या करना है, ऐसे लिखना है और इधर जो लघुत्तम लिखना है सीधा। अब हम देखेंगे ए कितने इकाई काम करता है, यानी कि एक दिन में ए इतनी काम करता है, 120 में 40 का भाग देंगे, ए एक दिन में 3 इकाई काम करता है। बी एक दिन में कितने इकाई काम करता है, 30 का 120 में भाग देंगे, यानी कि 4 इकाई काम करता है। और दोनों मिलकर एक दिन में, यानी कि साथ साथ काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर ए प्लस बी एक दिन में कितने काम करेंगे, 3 और 4 7 इकाई। एक दिन में दोनों मिलकर 7 इकाई काम कर रहे हैं और इन्हें काम करना है 120 इकाई, क्योंकि टोटल काम 120 इकाई है। तो 120 इकाई काम करने के लिए इन्हें कितने दिन लगेंगे, एक दिन में 7 इकाई कर रहे हैं तो 120 इकाई करेंगे, 120 बटे में 7 दिन में। अब देखो हम भाग दे लेंगे 120 में 7 का, जब 120 में 7 का भाग दिया तो हमारे पास देखो 7 एकम 7, 5 बच गए, और 7 7 49, एक बच गया। अब हमारे पास क्या आया है, भागफल क्या है, जो भागफल आता है उसे हम यहाँ लिखते हैं 17, शेषफल क्या है 1, उसे हम लिखते हैं ऊपर, और जिस संख्या का भाग देते हैं उसे हम लिखते हैं नीचे, यानी कि 17 सही 1/7 दिन में ये दोनों मिलकर काम कर देंगे।
फिर से कह रहा हूँ, जब समय और काम वाले प्रश्न आए तो उन्हें इस टाइप से करना। इस टाइप की हैबिट बनाओगे आपके, तो कई प्रश्नों में ये बहुत जल्दी हो जाएगा। क्योंकि जैसे कुछ प्रश्न आते हैं, एक दिन छोड़कर ये काम कर रहा है, दूसरे दिन वो कर रहा है, तीसरे दिन ये कर रहा है, तो उनमें ये बहुत ही फायदेमंद रहता है। हमें समझ में इससे क्लियर हो जाता है कि इसने 3 इकाई एक दिन में करा है, इसने 4 दिन, फिर इसने गैप दे दिया। तो कुल मिला के बात यह है, जैसे वो प्रश्न आएंगे हम बताएंगे, इस टाइप से आप इन्हें करना। अगला देखते हैं, सरल करें। ए की घात 6 गुणा में ए की घात -4 बटे में ए की घात 3। देखो दोस्तों, जब कोई संख्या की घात माइनस में हो, जैसे हमने पिछले पेपर में बताया था, ये जैसे ए की घात -3 है, इसका मतलब ये है कि 1 बटे ए की घात 3 है। जब कोई संख्या की घात माइनस में हो तो इसका मतलब वो पॉजिटिव घात करनी हो तो 1 बटे में कर देंगे उसे। ठीक है। अब देखो प्रश्न में दे रखा है हमारे पास ए की घात 6 गुणा में ए की घात -4 भागित ए की घात 3। अब देखो इस ए की घात -4, तो हमें इस घात को प्लस में करना है, हमें प्लस में करना है। चाहे तो हम इसे सीधा भी घटा सकते हैं कि हमने एक चीज़ बताई थी आपको, जब ये संख्याएं समान हो, ये दोनों संख्याएं समान हो तो घात जुड़ जाती हैं। जुड़ने का मतलब क्या है कि जैसे 6 और 4 जुड़ेंगे, तो 6 और 4 जुड़ेंगे तो 4 तो माइनस का है, और 6 और 4 जुड़ेंगे तो प्लस का 2 बच जाएगा, यानी कि ए की घात 2 बच जाएंगी यहाँ, और भागित ए की घात 3। जब हम ए की घात 2 में ए की घात 3 का भाग देंगे, अब देखो हमने बताया था जब सेम संख्या हो और भाग लग रहा हो तो ज़्यादा घात में से कम वाली घात घट जाएगी, यानी कि 3 घात में से 2 घात घट गई तो 1 घात बच गई। तो वो जो 1 घात बची है एक की, वो कहाँ बचेगी? नीचे। जी, 1 घात को हम लिखें या नहीं लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस टाइप से। दूसरा, यदि ये हमने एक चीज़ और बताई है कि जब घात माइनस में हो, हमारा उत्तर तो ये आ गया, लेकिन एक चीज़ और बताई हमने कि जैसे जब घात माइनस में हो तो हमें क्या लिखते हैं, जैसे ए की घात 6 तो प्लस में है और ए की घात -4 है, तो हम जब -4 को करेंगे तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए की घात 4। तो इसका मतलब ये है जब 6 में 4 का भाग लग रहा है, ए की घात 6 में ए की घात 4 का, तो ज़्यादा घात में से हम कम घात घटा देंगे, यानी कि ऊपर बच जाएगी ए की घात 2। फिर आगे संख्या में दे रखा है, इन सब में भाग दे रखा है ए की घात 3 का, यानी कि ए की घात 2 में हम जब ए की घात 3 का भाग देंगे, तो जब हम भाग देते हैं और संख्या समान होती है, यानी कि ये वाली, तो घात आपस में घट जाती हैं, यानी कि ज़्यादा घात में से कम घात घट जाएगी। तो ज़्यादा घात क्या है? 3। तो 3 जो बचेगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, वो बचेगा वो कौन सी वाली? नीचे वाली संख्या है, क्योंकि ज़्यादा, तो 1 बच जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 1 बटे ए। देखो दोस्तों, घात वाले में जो हमने पीछे अभी पिछले क्वेश्चन हम बताए थे, उन्हें आप फिर से देख लीजिएगा ध्यान से, तो आपके घात वाले प्रश्न गलत नहीं होंगे। ठीक है। अगला देखते हैं। यदि समझ नहीं आया हो तो पिछला देख लेना, और आ गए हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगला देखते हैं। एक परीक्षा 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य। परीक्षा में 40 छात्र हैं, और उनमें जो अंक मिले हैं वो 72.5 मिले हैं, माध्य है। बाद में पता चला कि गलती से एक छात्र के अंक 84 की जगह 48 लिख दिए थे। सही माध्य ज्ञात करो। देखो दोस्तों, क्या है इसमें, एक तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं, 40 गुणा में 72.5, यानी कि टोटल इतने अंक आ रहे हैं, और उसमें से हम फिर 84 की जगह 48 लिख देंगे, यानी कि घटाएंगे, 84 घटा के 48 प्लस करेंगे। एक तो ये तरीका है, लेकिन उस तरीके से आप नहीं करना, सीधा आप ये करना, क्योंकि उसका इसका मतलब भी वही है कि जब 84 की जगह 48 लिखा है तो इन दोनों का अंतर क्या है ये देखना है सबसे पहले। यदि संख्या चेंज हुई है तो उनका अंतर देखेंगे क्या है। 84 की जगह 48 लिखा है, तो इन दोनों का अंतर क्या है? 14 में से 8 गया तो 6, और यहाँ पे 7 में से 4 गया तो 3। इन दोनों का अंतर कितने का है? 36 का।
यानी कि 84 की जगह 48 लिखा है, यानी कि कम लिखा है, यानी कि पूरे जो योग है उसमें हमने 36 कम लिखा है। तो ये जो 36 है इसका प्रभाव पूरे औसत पे पड़ेगा। अब पूरे औसत पे पड़ेगा तो इसका मतलब पूरे औसत में देखेंगे हम कितने का प्रभाव पड़ेगा। तो टोटल छात्र कितने हैं, तो टोटल छात्र 40 हैं, तो एक छात्र पे कितने का पड़ेगा, क्योंकि औसत होता है वो तो प्रत्येक छात्र का निका एवरेज होता है। तो एक छात्र पे पड़ेगा 36/40 का। 36/40 का इसका मतलब हम कर देंगे, 4 से काट लो, 4 नाम 36 और 4 दाई 40, 9/10, यानी कि एक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, 0.9 का फर्क पड़ेगा। अब ये 0.9 बढ़ेगा औसत या घटेगा, इस बात का पता हमें यहाँ से लगता है कि कम वाली संख्या लिखिए, जबकि लिखनी चाहिए थी ज़्यादा, क्योंकि 84 लिखना था और उसकी जगह 48 लिख दिया, यानी कि जो गलती हुई है उसमें हमने कम लिखा है। तो हमारा ये औसत बढ़ेगा, क्योंकि 36 और लिखने थे, उन्हें 84 लिखने थे, इसलिए हमारा औसत बढ़ेगा, यानी कि 72.5 था आ रहा था पहले, उसमें 0.9 बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 और 5 14 और 2 और 1 3 और 7 और 1 73.4। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 73.4 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या है देखो, औसत में हमने क्या करा है, सीधा ये देख लिया है। तो अगला देखते हैं दोस्तों। अगला देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 100 है और a अनुपात b बराबर 1:3 है, तो a b का मान ज्ञात करो। देखो दोस्तों, हमने पिछले कई प्रश्नों में बताया है कि जब भी हम कुछ काम करना चाह रहे हैं और दो संख्याएं बराबर के हैं, इधर उधर हैं, तो हमें जो भी काम करना है वो दोनों साइड ही करना है। यानी कि जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है और बराबर 100 है, तो हमें क्या करना होगा, ए और बी का मान ज्ञात करना है, तो हमें दोनों साइड वर्गमूल कर लेते हैं। जब दोनों साइड वर्गमूल करेंगे तो इधर तो बच जाएगा ए प्लस बी और इधर हो जाएगा 100 का वर्गमूल 10, यानी कि ए और बी का मान क्या आ जाएगा, योग में 10। अब प्रश्न में दे रखा है ए और बी का अनुपात 1:3 है, यानी कि ए मान लो x है तो b कितनी है, 3x। अब हमारे पास देखो a और b का मान यहाँ ऐसे तो 10 आ रहा है, लेकिन इनका रेशो 1:3 है, तो यानी कि हम a का मान x रखेंगे और b का 3x रखेंगे, बराबर 10 रखेंगे। तो हमारे पास x का मान आ जाएगा 10, ये 4x हो जाएंगे, 4x बराबर 10, यानी कि x बराबर 10/4, यानी कि a का मान है 10/4 और b का मान आ जाएगा, x का मान हम रखेंगे तो भाई 3 गुणा में 10/4, ये b का मान आ जाएगा। ठीक है, अब देख प्रश्न में पूछ रहा है a गुणा में b, यानी कि a का मान क्या है 10/4 गुणा में b का मान क्या है 30/4, ये कितना आ जाएगा 30 दाई 300, 300/16। a गुणा में b क्या आ जाएगा अपने पास 300/16, यानी कि 300 में 16 का भाग देंगे। जब 300 में 16 का भाग दिया तो एक बार गया 16 कम 16, बच गए 14। अब देखो 140 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, क्योंकि 8 6 के 48 और 8 एकम 8, 8 4 12, 128। अब देखो ऊपर बच गए 12, यहाँ 12 बच गए। ठीक है, अब हमने क्या करा है, अब यहाँ पे कोई अंक नहीं बच रहा, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक जीरो लगा देंगे और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अब 120 में भाग देंगे तो 16 6 96, 16 7 112, यानी कि 7 बार चला गया, 16 7 112, 8 बच गए। अब जीरो लगा दी तो 16 पंजो 80, 80 में भाग दिया तो 18.75, यानी कि 300 में जब हमने 16 का भाग दिया तो हमारे पास आया 18.75। ए और बी का मान हमारे पास क्या आया था 10/4 और 30/4, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 18.75। 2 वर्ष में एक मूलधन 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज
और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपये ज़्यादा है। भाई कोई मूलधन है, वहाँ में अगर 5% वार्षिक दर से ब्याज लगावें तो 2 साल को चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना रुपया को रहे? 10 रुपया को। देखो दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है और साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता। साधारण ब्याज में केवल मूलधन पर ही ब्याज लगता है और चक्रवृद्धि में मूलधन पर तो लगता ही है लेकिन ब्याज पर भी ब्याज लगता है। यानी कि 1 साल का यदि चक्रवृद्धि ब्याज की कंडीशन वार्षिक देय हो तो 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं यदि शर्त वार्षिक हो। अब देखो, हमें नहीं पता वो मूलधन क्या है। हमें यहाँ प्रश्न को हल करने के लिए जल्दी से हम इसमें मान लेते हैं। मान लो मूलधन है 100 रुपये, मान लिया हमने। अब दर तो दे रखी है 5% और समय भी दे रखा है 2 वर्ष। 2 वर्ष, 2 वर्ष, ठीक है। अब हम देखो 2 साल का साधारण ब्याज निकालते हैं। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए हमारे पास सूत्र होना चाहिए याद। तो साधारण ब्याज का सूत्र है मूलधन गुणा में समय गुणा में दर बटे में 100। जब इसको हमने हल करा तो साधारण ब्याज आ गया अपने पास, 100 से 100 कट गया और 10 रुपये आ गया, ठीक है। साधारण ब्याज ये कब आया? जब हमने मूलधन 100 रुपये माना है। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम? मूलधन गुणा में, यानी कि 100 गुणा में 100 प्लस दर, यानी कि 105 बटे 100 गुणा में फिर 2 साल का है इसलिए 2 बार करेंगे, 105 बटे में 100। ये जो आएगा हमारे पास ये मिश्र धन आएगा और इसमें से हम मूलधन को घटा देंगे, यानी कि 100 को घटा देंगे। देखो जब इसका 100 से 100 कट गया और 105 गुणा में 105 करके देख लेते हैं हम। तो 105 गुणा में 105 करा तो हमारे पास आ गया 525 और ये 3 जीरो और यहाँ पे 501। हमारे पास आ गया 2 10 11 11। अब ऊपर आ गया हमारे पास यहाँ इनके मान, 105 गुणा में 105 का मान, 105 गुणा में 105 का मान आया अपने पास 110 2 5 बटे में 100। माइनस मूलधन तो अभी भी चल रहा है। अब देखो जब हम 100 का भाग देंगे तो इसका मतलब 2 छोड़ के पॉइंट लगा देंगे हम, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 110.25। ये जो 110.25 आया ये आया मिश्र धन, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पर उसे कुल यदि पैसे लौटाने होंगे तो 110 रुपया और 25 पैसे लौटाना होगा। लेकिन प्रश्न में ब्याज के बारे में जिक्र करा है तो हम इसका ब्याज निकाल देते हैं। तो मिश्र धन में से जब हमने मूलधन घटा दिया तो ब्याज क्या आ गया? 10.25 रुपये। अब देखो साधारण ब्याज में जो ब्याज लगाया था उसमें जो ब्याज आया था 10 रुपये आया था और चक्रवृद्धि ब्याज में जो ब्याज आया था उसमें आया था 10.25 रुपये, ठीक है। अब प्रश्न में क्या दे रखा है? प्रश्न में ये दे रखा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो अंतर है वो 10 रुपये का है, जबकि हमारे पास जो अंतर आया है वो आया है 0.25 का। भाई 0.25 का अंतर आया हमारे पास। तो जब 0.25 बराबर 10 रुपये है तो 1 बराबर 10 बटे 0.25। जब नीचे वाली संख्या की पॉइंट हटानी है, यानी कि 2 छोड़ के पॉइंट है तो ऊपर हम 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब पूछ रहा है मूलधन क्या है? जब हमारे पास 1 का मान ये आ गया 10 बटे 25 0.25 तो हमने पॉइंट हटाई, यानी कि 1000 बटे 25। हमारे पास 1 का मान पता आ गया 1 रुपये का, तो हम कितने भी रुपए का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि ये मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन हमने 100 माना था तो गुणा में 100 कर देंगे। तो 25 से 100 4 बार कट गया और 4 गुणा में 1000 करे तो 4000 आ गया, यानी कि मूलधन कितना है? 4000। यदि इसी से ये पूछता कि साधारण ब्याज क्या है तो हम गुणा में 10 करते हैं, क्योंकि हमारे पास
जो साधारण ब्याज आया था वो 10 रुपये आया था, क्योंकि हमने इसमें क्या करा है, मूलधन 100 रुपये माना है। जब हमने मूलधन 100 रुपये माना तो हमारे पास साधारण ब्याज तो आ गया 10 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 10.25 रुपये। अब प्रश्न में दे रखा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है वो 10 रुपये का अंतर है, जबकि हमारे पास जो आया है उसमें अंतर है 0.25 रुपये का। तो हम मानेंगे 0.25 बराबर 10 रुपये, तो 1 बराबर 10/0.25। जब हमारे पास 1 रुपये का मान ज्ञात हो गया तो हम कितने का भी ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि उसको गुणा कर देंगे जितने का भी ज्ञात करना होगा। अब हमें ज्ञात करना है, इसमें प्रश्न ने पूछा मूलधन, यानी कि मूलधन हमने क्या माना था 100। जब 1 रुपये का मान पता है तो 100 का ज्ञात करने के लिए गुणा में 100 कर देंगे। देखो दोस्तों, इसको 100 मानने से प्रश्न को हल करने में सुविधा रहेगी। और क्या है कि कुछ टाइप के प्रश्नों में 100 मानना जरूरी होता है, और भी फायदा मिलेगा 100 मानने से। कुल मिला के मैं पूरा सोच के ही बता रहा हूँ आपको कि किस में क्या मानना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा आप क्या मानो। अगला देखते हैं। दो नंबरों का अनुपात 7:12 है। यदि दोनों अनुपातों में 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:11 हो जाता है। छोटी संख्या ज्ञात करो। भाई प्रश्न में दे रखा है दो नंबर है, उनका अनुपात 7:11 है। हम मान लेते हैं, मान लो वो संख्याएं नंबर हैं वो 7x और 12x हैं। अब देखो 7x और 12x में जब 7 जोड़ रहा है, दोनों में 7 जोड़ रहा है, तो क्या हो जाता है, प्रश्न में दे रखा है इनका अनुपात हो जाएगा, वो हो जाएगा 7:11, यानी कि 7/11। हम अनुपात वाली संख्याओं को ऐसे लिख सकते हैं, जैसे a/b का मतलब हम लिख सकते हैं a/b। ठीक है। जब इसको हमने हल करा तो 11 गुणा ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 7 77x हो जाएगा, और ये प्लस में 77, इधर 12 7 84 आ जाएगा x में, और प्लस 49 आ जाएगा। अब देखो, हमें x x वाला मान एक साइड करेंगे और संख्या संख्या वाला एक साइड करेंगे। जब 77x को इधर ले जाएंगे तो 77x माइनस का हो जाएगा, बराबर के इधर ले जाएंगे, और 49 को इधर ले जाएंगे तो 49 माइनस का हो जाएगा, यानी कि 77 तो पहले से इधर है और माइनस का 49 हो जाएगा। अब देखो 77 में से 49 गया तो 17 में से 9 गया तो 8, और 6 में से 4 गया 2, इधर 28 बच जाएगा, और इधर 84 में से 77 गया तो 7x बच जाएगा। तो x बराबर 28/7, यानी कि x बराबर 4। अब हमारे पास x का मान आ गया, तो ये पूछ रहा है छोटी संख्या ज्ञात करिए। छोटी संख्या क्या थी, 7x। जब हमारे पास x का मान आ गया तो छोटी संख्या में हम x का मान रख देंगे, यानी कि 7 गुणा में 4, तो छोटी संख्या क्या आ जाएगी, 28। अगला देखते हैं दोस्तों। यदि a और b की आयु का अनुपात 1:2 है, 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखो दोस्तों, a और b इनकी आयु का अनुपात क्या दे रखा है, 1:2, यानी कि x:2x। जब x और 2x को हम काटेंगे, यानी कि उनकी आयु x और 2x है, अनुपात काटेंगे, अनुपात बनाएंगे तो x से x कट जाएगा, 1:2 ही आएगा। अब ये कह रहा है कि 7 साल बाद, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख देंगे x/2x। 7 साल बाद यानी कि दोनों में ही 7 साल जुड़ेगी। भाई 7 साल बाद ये भी तो 7, दोनों ही 7 साल बड़े होंगे। इनका अनुपात 3:5 हो जाता है, यानी कि 3/5 हो जाते हैं। अब क्रॉस गुणा करेंगे तो 5x + 35 बराबर 6x + 21। अब x का मान एक साइड करेंगे तो 5x इधर ले जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा वाले साइड हम छोटे वाले का मान ले जाएंगे तो सही रहेगा, उससे मान नेगेटिव नहीं आएगा। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किधर भी ले जाओ आप, क्योंकि यदि नेगेटिव है तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा। अब देखो, इधर जब 5x गया और इधर 6x पे प्लस का था, 5x गया जब तो माइनस का हो गया, तो यानी कि इधर x बच गया। 21 इधर आया, 21 माइनस का हो गया, और 35 प्लस का था, तो 35 में से 21 गया तो यहाँ क्या बच गया, 14। अब हमारे पास x का मान 14 है,
यानी कि x क्या थी, a की उम्र, और b की कितनी थी 2x, तो b की कितनी हो जाएगी 2 गुणा में 14 यानी कि 28। a की 14 साल आ जाएगी और b की 28 साल, तो उत्तर अपना क्या आ जाएगा 14 और 28 साल। भाई ये जो आयु का अनुपात दे रहा है ये वर्तमान का दे रहा है, वर्तमान आयु का अनुपात ये है 1:2 यानी कि x और 2x मान लिया हमने। ठीक है, अगला देखते हैं। ये कोई चार्ट दे रखा है, निम्नलिखित चार्ट का कक्षा के छात्रों द्वारा खेले गए खेलों को दर्शाता है। यदि 165 छात्र डी खेल खेलते हैं तो विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। चार्ट से बता रहे हैं कि भाई ये छात्र यानी कि 5 गेम खेल रहे हैं, ए बी सी डी और ई, और इन छात्रों का प्रतिशत में दिखाया है चार्टों में। यानी कि जैसे ये दिखा रखा है ए जो गेम खेल रहे हैं वो 25% छात्र हैं वो गेम खेल रहे हैं कक्षा के। भाई कक्षा के सभी छात्रों की बात करेंगे तो 100% होगा भाई, क्योंकि संपूर्ण कोई भी चीज़ संपूर्ण होती है वो 100% होती है। तो जब सभी छात्रों की बात करेंगे तो 100% होंगे टोटल छात्र। अब उन टोटल छात्रों को यहाँ प्रतिशत में दिखाया है कि इतने प्रतिशत छात्र ए गेम खेल रहे हैं, इतने बी खेल रहे हैं, इतने सी खेल रहे हैं, इतने डी खेल रहे हैं, इतने ई खेल रहे हैं, इस टाइप से इसे दर्शाया है। ठीक है, तो ये गेम दिखाएं। अब इससे पूछ रहा है कि यदि 165 छात्र डी खेल खेलते हैं तो विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। ये है डी गेम। और डी गेम खेलने वाले छात्र कितने प्रतिशत हैं, सबसे पहले ये देखते हैं 15%। भाई डी खेलने वाले कितने हैं, डी गेम खेलने वाले 15% छात्र हैं और इनकी संख्या बताइए 165, और पूछ रहा है विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या कितनी है। भाई जब हमें 15% पता है तो हम 100% भी निकाल लेंगे, क्योंकि जब 15% बराबर 165 तो 1% बराबर 165 बटे 15, और 100% यानी कि पूरी कक्षा के छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है तो गुणा में 100 कर देंगे। 15 से 165, 15 कम 15, 15 कम 15, 11 बार कट जाएगा, 11 गुणा 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1100, यानी कि पूरे छात्रों की संख्या क्या आ जाएगी 1100। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला देखते हैं। एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और इसकी लंबाई 180 मीटर है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात करें। देखो दोस्तों, हमने ये कई बार बता चुके हैं ये बात कि रेलगाड़ी जब भी कोई खंभे को, पेड़ को, किसी खड़े हुए व्यक्ति को पार करती है तो इसका मतलब वो खुद की लंबाई के बराबर दूरी ही तय करती है। यदि रेलगाड़ी पुल को पार करती है तो इसका मतलब यह है रेलगाड़ी खुद की लंबाई प्लस पुल की लंबाई दूरी तय करती है। अब यहाँ पे क्या कर रही है रेलगाड़ी, खंबे को पार कर रही है, तो खंबे को पार कर रही है इसका मतलब ये क्या करेगी रेलगाड़ी खुद की दूरी को ही तय करेगी, यानी कि जितनी लंबाई खुद की है उतनी दूरी तय करेगी। अब देखो रेलगाड़ी की लंबाई 180 मीटर है, जबकि चाल हमें दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा से दे रखी है। अब किलोमीटर प्रति घंटा से दे रखी है जबकि हमारे पास दूरी मीटरों में है, तो हमें क्या करना होगा किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। जब हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं किसी किलोमीटर प्रति घंटा को तो हम 5/18 से उसे गुणा कर देते हैं। तो हमें 160 को जब 5/18 से गुणा करा तो ये जो चाल आएगी हमारे पास 16×5=80 यानी कि 800/18। ये क्या चाल आई है मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 800/18 मीटर दूरी 1 सेकंड में पार कर जाती है रेलगाड़ी। तो 180 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगी। भाई समय ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, दूरी बटे चाल करते हैं। दूरी कितनी है 180 मीटर, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई 180 मीटर है और वो खुद की दूरी तय कर रही है, तो 180/800। अब 18 बटे के भी बटे में है इसलिए ऊपर चल जाएगा। तो इतना समय लेगी रेलगाड़ी, सेकंड जो सेकंड लेगी वो इतने लेगी। देखो इसे काट लेते हैं, ये 0 से ये 0 कट जाएगी। अब देखो इसे काट लो 9 से, 2 से 9 बार कट जाएगा और ये 2 से 40 बार कट जाएगा। फिर ये 2 से 20 बार कट जाएगा और ये 2 से
9 बार कट जाएगा, यानी कि ऊपर बच जाएगा 81 और नीचे बच जाएगा 20। जब 81 में हमने 20 का भाग दिया तो 20 चौको 80। अब एक बच गया, अब एक में भाग नहीं जा रहा इसलिए यहाँ 0 रख देंगे। अब 10 में भी 20 का भाग नहीं जा रहा इसलिए यहाँ एक और 0 रख देंगे। यहाँ पे 0 आ गई। अब 20 पंजो 100, 5 बार चला गया। इसका मतलब है कि रेलगाड़ी उस दूरी को 4.05 सेकेंड में पार कर देगी। हमारा उत्तर क्या आएगा? 4.05। अगला देखते हैं दोस्तों। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 52 है तो x का मान ज्ञात करें। देखो दोस्तों, बहुलक क्या होता है? बहुलक एक बहुत सारी संख्याओं का एक रूप होता है। जैसे बहुलक प्रश्न दिए होते हैं उसमें क्या होता है, वर्ग दे रखे होते हैं और यहाँ बारंबारता दे रखी होती है। जैसे यहाँ 0 से 5, फिर यहाँ 6 से 10, इस टाइप से कोई भी वर्ग दे रखा होता है। इनकी संख्या दी होती है 3, 5 या जो भी है, जितनी बार भी है, तो उस टाइप का होता है बहुलक का प्रश्न। लेकिन यहाँ इस टाइप का नहीं दे रखा। यहाँ पे क्या कर रखा है, सीधा सा ये देखो, यहाँ पे ये जो 52 है बहुलक, ये औसत निकाल रखा है इन सब का। तो ये पहले हमें क्या देखेंगे, सबसे पहले इनमें कि इनका योग क्या हो रहा है, यानी कि ये टोटल संख्या कितनी है, 1 2 एक मिनट दोस्तों, हाँ, 1 2 3 4 5 6 और ये एक ही संख्या है 7 8, यानी कि 8 संख्याएं हैं। 8 संख्याओं का बहुलक क्या आएगा, 52। तो इन 8 संख्याओं का कुल योग कितना आ जाएगा, यानी कि बहुलक को यहाँ पे औसत का काम कर रहा है। जब औसत दे रखा हो और कुल योग ज्ञात करना हो तो हमें क्या करते हैं, औसत गुना राशियों की संख्या, यानी कि 52 गुना 8 करेंगे तो 8 दूना 16 और 8 5 40 और 1 41, यानी कि इन सब का योग क्या आ जाएगा, 416। अब सबका योग 416 आ जाएगा, लेकिन क्या है, यहाँ कोई ऐसी संख्या है जिसका मान ये पूछ रहा है, x का मान, यानी कि कोई संख्या x ऐसी है जो ज्ञात करनी है हमें। अब देखो इनका योग करके देखते हैं पहले। 52 45 49 54 56 52 और ये 56, इनका योग x माइनस 3 का तो योग अलग से करेंगे। 2 और 5 7 7 9 16 16 4 20 6 26 2 28 और 6 34 का 4 का ऐसे लाई 3 3 5 8 8 और 5 13 5 18 18 और 5 23 4 27 4 31 5 36, यानी कि 364। इनका योग 364 प्लस x माइनस 3 ये आएगा, जबकि आना चाहिए 416। अब इस संख्या का मान क्या है हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, जैसे 416 में से भाई संपूर्ण योग में से 364 घटा देंगे तो x माइनस 3 का मान पता लग जाएगा। 16 में से 6 में से 4 गया तो 2 और 11 में से 6 गया तो 5, यानी कि 364 घटा दिया तो अब ये जो मान बचा है 52, ये x माइनस 3 का है, यानी कि x माइनस 3 बराबर 52 है। तो x बराबर 3 इधर चला जाएगा, 55 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, x का मान 55 आ जाएगा। अगला देखते हैं, ये क्या है, सरल करें। 8 सही 1/3 गुणा 4 सही 1/5 में भाग दे रहा है, ये भिन्न है, इनको हल कर लेते हैं। जैसे 8 से 1/3 का मतलब है 8 या 24 और 1 25/3, गुणा में क्या है 4 5 20 और 1 21/5। अब क्या है, भागित में 5 चौको 20 और 1 21 21/4। देखो दोस्तों, इसे हम सीधा भी ऐसे भी कर सकते हैं, 25 गुणा में 3 गुणा में 21/5। अब इसमें जब हम 21/4 का भाग देंगे तो हमें पता है 21/4, जैसे इन दोनों में लगेगा भाग तो 21/4 उल्टी हो जाएगी, यानी कि ये उल्टी होकर क्या हो जाएगी 4/21 और गुणा हो जाएगी।
21 से 21 कट जाएगा, है ना। अब हमारे पास आ जाएगा ऊपर 25 चौको 100, 100/15। जो 100 में हम 15 का भाग देंगे तो देखो 15 छिकी 90, 10 बच गए, या 15 का दे रहे हैं। अब 10 में भाग नहीं जा रहा, तो जितनी बार जो भाग जाता है उसे हम क्या कहाँ लिखते हैं, आगे। जो शेष फल होता है उसे ऊपर, और जिसका भाग देते हैं उसे यहाँ नीचे। अब ये दोनों और कट रहे हैं, ये दोनों ध्यान रखें, केवल ये दोनों और कट रहे हैं तो इन्हें और काट लेंगे। ये 5 से 2 बार कट रहा है और ये 3 बार, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 सही 2/3। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 6 सही 2/3। 1 मिनट दोस्तों, पानी पी लेते हैं। अगला देखते हैं। x का 15% बराबर 1.2% है। देखो दोस्तों, तो किसी भी संख्या के यदि प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है, जैसे 15%, इसका मतलब यह है कि ये संख्या, इसका मान 15/100 है। ठीक है, तो अब हम प्रश्न को करते हैं। x प्रतिशत का मतलब होता है x/100, का मतलब होता है गुणा, 15% का मतलब 15/100 बराबर क्या है, 1.2% यानी कि बटे में 100। जब किसी संख्या का पॉइंट हमें हटाना हो तो ऊपर हो वो पॉइंट तो नीचे 1 0 बढ़ा देते हैं, और नीचे हो तो ऊपर 1 0 बढ़ा देते हैं। तो यहाँ हम ऊपर है पॉइंट, तो यहाँ नीचे ये पॉइंट हटा दिया हमने, नीचे 1000 कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास है 15x/1 के 4 0 गुणा में 12 नहीं, ये बीच में बराबर का चिन्ह है, 12/1000। देखो ये जब बराबर का चिन्ह बीच में हो तो ये संख्याएं क्रॉस मल्टीप्लाई होती हैं, और ये संख्याएं आपस में कट सकती हैं। आपस का मतलब है कि ऊपर वाली से ऊपर वाली संख्या कट सकती है और नीचे वाली से नीचे वाली संख्या कट सकती है। यानी कि ये जो 3 जीरो है नीचे वाली, ये इधर की 3 जीरो से कट सकती हैं। और ये 15 है, यदि ये 3 से काटे हम तो ये 5 बार कट जाएगा, और ये 12 4 बार कट जाएगा। इस टाइप से ये कट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्या हो जाएगा, 5x, ऊपर तो 5x बच गया, नीचे 10 बच गया, इधर 4 बच गया। जब हमने क्रॉस गुणा करा तो 5x बराबर 40, तो x बराबर 40/5 यानी कि 8। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, x का मान 8। यदि आप यहाँ ऊपर काटना चाह रहे हो तो ठीक है, यदि नहीं भी काटना चाह रहा है, यानी कि आपको समझ नहीं आ रहा कैसे कट रही हैं, तो आप क्रॉस गुणा कर लेना। ठीक है, तो क्रॉस गुणा कर लेना, लेकिन उससे क्या है, आपका समय ज़्यादा लगेगा। ये काटना सीख लो आप कि ऊपर वाली से ऊपर वाली संख्या कट सकती है। यानी कि जब 15 को हमने काटा 3 से तो 5 बार कट गया। जब 15 काटा है तो बराबर के इधर वाली संख्या भी हमें काटनी पड़ेगी उसी संख्या से, यानी कि 3 से, तो 12 हमने 4 बार काट लिया। और ये नीचे के 1000 है, ये 3 जीरो इससे काट ली, इधर वाले से लेफ्ट वाले से, तो इस टाइप से ये कट जाती है। 3480 रुपये में साइकिल बेच रहा है वो, और 20% लाभ कमा रहा है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो दोस्तों, तो लाभ कमा रहा है तो इसका मतलब विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य का 120%। तो 120% बराबर 3480 है, तो क्रय मूल्य क्या होता है, 100%। तो हम क्या करेंगे, 3480 जब 120% है तो 1% बराबर 3480 बटे में 120, तो 100% ज्ञात करने के लिए गुणा में 100 कर देंगे। अब देखो, जीरो से जीरो कट गई, और 348 जब 12 से काटे हमने तो 12 दूना 24, 10 बच गए, और इधर 8, तो 108 हो गए, तो 12 नम्मा 108, यानी कि 348 12 से 29 बार कट गया, और 29 गुणा में 100 करेंगे तो 2900 आ जाएगा। यानी कि 100%, यानी क्रय मूल्य का मान क्या है, 2900 रुपये। यानी कि साइकिल कितने रुपए में खरीदी है, 2900 रुपये में। अगला देखते हैं, एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की माप 10 सेंटीमीटर और सबसे छोटी जीवा की माप 4 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें।
देखो दोस्तों, व्रत क्या होता है? व्रत होता है ऐसे सर्किल, ये व्रत होता है। और जीवा क्या होती है? जीवा इसमें कोई भी जो अंदर रेखा होती है वो जीवा होती है। और जो व्रत के बीचों बीच होती है, यानी कि ये वाली या फिर ये वाली, ऐसे भी कह सकते हैं, कोई सी भी मान लो इसे, ये व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है। सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्रत की व्यास होती है। यानी कि हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई व्रत दे रखा है और इसकी सबसे बड़ी जीवा ज्ञात करनी है, तो इसका मतलब व्रत का व्यास होगा। व्रत की सबसे बड़ी जीवा का मतलब ही व्रत का व्यास होता है। ये पूरी लंबाई होती है, ठीक है। अब ये कह रहा है इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है और त्रिज्या पूछ रहा है। देखो दोस्तों, जो जीवा होती है, वैसे अगर ये कहता कोई जीवा होती तो ये व्यास नहीं होती, लेकिन यहाँ कह रहा है सबसे बड़ी जीवा, तो सबसे बड़ी जीवा होती है वो व्यास ही होती है। और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है, यानी कि त्रिज्या r है तो व्यास क्या हो जाएगा 2r। यानी कि ये जो बीच का हिस्सा है ना, इसको आधी को r बोलते हैं हम, और पूरी को क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की को व्यास। जब हमें पूरी की लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर है, तो आधी यानी कि व्यास की लंबाई दे रखी है 2r बराबर 10 है, तो r की माप क्या आ जाएगी, r बराबर 10/2, यानी कि r होती है वो त्रिज्या होती है व्यास का आधी होती है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें केवल ये पता होना चाहिए कि व्रत की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो व्रत का व्यास ही होती है। इस 4 सेंटीमीटर का यहाँ कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो कि व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्रत का व्यास ही होती है, और व्रत का व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। अगला, यहाँ पर चावल के 3 ढेर हैं जिनका वजन 120 किलो, 144 किलो, 204 किलो है। एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें ताकि प्रत्येक ढेर के चावल को बैग की सटीक संख्या में पैक किया जा सके। हमें कोई बैग ऐसा देखना है, यानी कि किसी बैग की माप ऐसी देखनी है कि उसमें इतने किलो चावल आ जाए कि जैसे यदि इस ढेर में भरें तब भी बैग पूरा भरे, यानी कि ऐसा नहीं हो जब लास्ट वाला बैग है वो लास्ट में जब भरें तो कुछ, यानी कि बैग की हमने क्षमता जैसे 10 किलो ली, तो जब लास्ट वाला बैग भरें किसी भी ढेर में से तो उसमें 8 किलो आए, 5 किलो आए या 2 किलो बच जाए, इस टाइप से बचना नहीं चाहिए। यानी कि 10 किलो हमने अगर बैग की माप ली है तो उस 10-10 किलो ही इस ढेर में से पूरा जाना चाहिए, यानी कि तीनों ढेरों में सटीक संख्या आनी चाहिए। जब तीनों ढेरों में जो सटीक संख्या में ढूंढनी है तो हमें क्या करना होगा, इन तीनों ढेरों का मैसेप ज्ञात करना होगा, यानी कि तीनों संख्याओं का महत्तम समाप्ति ज्ञात करना होगा। तो 120, 144 और 204 का मैसेप क्या है, इन सब का मैसेप है 12। यदि हम बैग की क्षमता 12 केजी लेंगे तो इन सभी ढेरों में पूरी तरह वो आ जाएगा, यानी कि कोई लास्ट वाला बैग भी जब हम चावलों का भरेंगे तो कोई बचेगा नहीं चावल, ठीक है। और यदि जैसे हमने बैग की क्षमता 10 केजी ली तो देखो 120 केजी वाला ढेर तो पूरा आ जाएगा, लेकिन 144 केजी वाले ढेर में लास्ट वाले बैग में केवल 4 किलो ही आएगा, पूरा नहीं भरेगा बैग। इसी टाइप 204 केजी वाले ढेर में भी 4 किलो बच जाएगा। तो हमें क्या करना होता है, जब सटीक संख्या देखनी होती है तो हमें इनका मैसेप लेना होगा। अगला देखते हैं, 50 आदमी एक काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 18 आदमी द्वारा इसी काम को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। हमने देखो समय और काम में बताया था, समय और काम को प्रश्नों को आप इस टाइप से करना, एम गुणा में डी गुणा में एच बटे रिजल्ट, इस टाइप से करना। यदि यहाँ एम 50 व्यक्ति हैं, दिन कितने ले रहे हैं, डी का मतलब दिन, एम का मतलब मैन या वुमेन, दिन का मतलब 20 दिन ले रहे हैं, घंटे यहाँ दिए नहीं है, काम क्या कर रहे हैं एक का। अब इधर पूछ रहा है 18 आदमी,
द्वारा इसी काम को कितने दिन में समाप्त करने होगा, यानी कि एक ही काम को, या डी का मान पूछ रहा है। अब देखो हम जब इसे हल करेंगे तो 50 गुणा में 20 करेंगे तो 1000 आएगा। 1000 बराबर 18 डी। तो डी का मतलब हमने दिन माना है, तो डी बराबर 1000 बटे 18, यानी कि 1000 में 18 का भाग देंगे। 18 पंजो 90, 10 बच गया, उतार ली 0, 18 पंजो 90, अब 10 बच गए। हमारे पास क्या है, जो जितनी बार भाग जाता है उसे हम आगे लिखते हैं, और जो शेषफल होता है उसे ऊपर लिखते हैं, और जिसका भाग देते हैं उसे नीचे लिख सकते हैं। 55 सही 10 बटे 18। अब हम इसे देखते हैं, और कट रहा है क्या, ये कट रहा है 2 से 5 बार, और ये 2 से कट रहा है 9 बार। अब हम इसे लिख सकते हैं 55 सही 5 बटे 9 दिन। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 18 आदमी उसे 55 सही 5 बटे 9 दिन में कर देंगे। अगला देखते हैं। 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी विद्युतीय खंभे को 8 सेकंड में पार करती है। यदि यह प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। देखो दोस्तों, अभी एक पीछे प्रश्न आया था, हमने कहा था कि जब रेलगाड़ी खंभे या किसी खड़े हुए व्यक्ति को, पेड़ को पार करती है तो खुद की दूरी तय कर रही है, और जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो इसका मतलब खुद की दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी तय कर रही है। तो देखो 250 मीटर लंबी दूरी जो ये खंबे को 8 सेकंड में पार कर रही है ना, तो देखो इससे जब हम इस स्पीड निकाल पाएंगे, खंबे को पार कर रही है इसका मतलब खुद की दूरी तय कर रही है। तो 250 मीटर लंबी ट्रेन जो खंबे को पार कर रही है तो खुद की दूरी पार कर रही है, तो दूरी बटे यदि हम समय कर देंगे तो हमारे पास चाल आ जाएगी। तो चाल ज्ञात करने के लिए दूरी बटे समय, यानी कि रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो 250 बटे 8 मीटर प्रति सेकंड है। अब देखो ये प्रश्न में दे रखा है आगे, यदि ये प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर रही है। अब देखो जब प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर रही है, और हमें पता लग गया है कि ट्रेन की जो स्पीड है वो 250 बटे 8 मीटर प्रति सेकंड है। जब स्पीड पता है तो हमें स्पीड गुणा में समय कर देंगे, यानी कि चाल गुणा में समय कर देंगे। 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करी है, तो हमारे पास ये दूरी आ जाएगी। तो देखो 4 से 2 बार कट गया, और ये 5 बार कट गया, और 250 2 से 125 बार कट गया। अब एक ऊपर बच गया 125 गुणा में 5, यानी कि 5 25, 5 दूना 10, और 1 2 12, 5 एकम 5 और 1 6, 625 मीटर। ये जो 625 मीटर है वो ध्यान रखो क्या करा है इसने, 20 सेकंड में पार करा है। यदि ये प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर दिया, यानी कि 20 सेकंड में जो दूरी तय कर रही है वो 625 मीटर है। इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ये जो दूरी है ये प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की है। तो यदि हमें केवल प्लेटफॉर्म की दूरी चाहिए तो हम इसमें से ट्रेन की लंबाई घटा देंगे, यानी कि 250 मीटर, तो हमारे पास केवल प्लेटफॉर्म की आ जाएगी। 5, 12 में से 5 गया तो 7, 5 में से 2 गया तो 3। अब केवल प्लेटफॉर्म की दूरी क्या आ जाएगी, 375 मीटर। मैं बार बार बता रहा हूँ कि जब वो ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन खुद की दूरी को पार करती है। तो उत्तर क्या आ जाएगा, 375। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। देखो दोस्तों, जब भी दशमलव में संख्या दे रखी है और उनका हमें वर्गमूल निकालना हो तो हम क्या करते हैं, जैसे ए में दे रखा है 0.09, यानी कि 2 छोड़कर दशमलव लगाए। जब हमें इसे दशमलव को हटाएंगे तो हम नीचे 1 के 2 जीरो लगा देंगे, ये ए है। और बी को जैसे 8.1 है, यदि इसकी 1 दशमलव हटाएंगे तो हम नीचे 10 लिख देंगे, 1 जीरो 1 के 1 जीरो लिख देंगे। और सी में जब दशमलव हटाएंगे यानी कि 25 के 3, उसमें दशमलव 3 अंक छोड़ गए तो हम यहाँ 3 जीरो लिख देंगे। जब भी हमें वर्गमूल ज्ञात करना हो
और दशमलव वाली संख्या हो तो पहले सबसे पहले हमें उनका दशमलव वाला चिन्ह हटाना है। हटाते कैसे हैं? नीचे एक के उतने जीरो लगा देते हैं जितने अंक छोड़कर दशमलव है। तो हमने तीनों में हटा दिया। अब देखो, कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, जब इन संख्याओं का वर्गमूल निकल जाएगा तभी तो वही संख्या तो पूर्ण वर्ग होगी भाई। पूर्ण वर्ग वही संख्या होगी जिसका वर्गमूल निकल रहा हो। तो देखो, हमने 9 का जब हम इनका वर्गमूल निकालते हैं तो क्या करते हैं? ऊपर वाले का निकालते हैं फिर नीचे वाले का। तो ऊपर वाले का निकाला 9 का वर्गमूल तो 3 आया, और नीचे 100 का वर्गमूल निकाला तो 10 आया। ए में। बी में देखो, बी का वर्गमूल निकाला तो 81 का वर्गमूल 9 आ गया, और 10 का वर्गमूल पूर्णतः नहीं निकल रहा इसलिए रूट 10 आएगा। ऊपर 25 का वर्गमूल निकाला तो 5 आ गया, और 1000 का वर्गमूल निकाला तो पूर्णतः 1000 का वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए हमने अंडर रूट 1000 लिख दिया। अब पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? यानी कि जिसका पूर्णतः वर्गमूल निकल रहा है वही संख्या तो पूर्ण वर्ग हो गई, पूर्ण वर्ग रहेगी। इसका मतलब यह है कि 9/10 पूर्ण वर्ग संख्या है। दशमलव वाली संख्याओं का जब हम वर्ग या वर्गमूल निकालना हो तो हमें क्या करना है? सबसे पहले दशमलव हटानी है। ठीक है, यही बात देखनी थी इसमें। अगला, 22 सेंटीमीटर की परिधि वाले वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्ताकार क्या होता है? वृत्त ऐसा होता है, अभी हमने पिछले प्रश्न में बताया, ये वृत्त। और इसकी परिधि क्या होती है? परिधि का मतलब ये सारी लंबाई, ये जो इसके चारों ओर ये परिधि होती है इसकी पूरी, इसको हम वृत्त की परिधि बोलते हैं। प्रश्न में दे रखा है कि परिधि कितनी है? 22 सेंटीमीटर, और वृत्त की परिधि का सूत्र है 2πr। पाई का मान होता है 22/7, यानी कि हमें परिधि ज्ञात करनी होती है तो हम इस सूत्र को लिखते हैं। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr, आप लिख लीजिएगा, यानी कि 2 गुणा में 22/7 गुणा में r। अब इसमें प्रश्न में r नहीं दे रखी और परिधि दे रखी, यानी कि ये परिधि 22 है। तो देखो, 22 से 22 कट गया, और अब ये 7 इधर चल जाएगा तो 2r बराबर 7, तो r बराबर 7/2 आ जाएगा, यानी कि r क्या होती है? त्रिज्या। इस r का मतलब होता है त्रिज्या। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है πr²। हमें प्रश्न में पूछा है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जब हमें वृत्त की त्रिज्या पता है, r का पता है, तो हम क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेंगे, यानी कि 22/7 गुणा में r का मान आ गया था अपने पास 7/2 गुणा में 7/2। 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार कट गया, तो ऊपर आ गया 77, नीचे आ गया 2, 77/2 यानी कि 38.5। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? 38.5। इसको आप ऐसे कर लीजिएगा। इसमें हमें 2 सूत्र याद होने चाहिए, वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल। जब परिधि इसमें दे रखी है तो परिधि बराबर 22 कर देंगे, तो r का मान ज्ञात हो जाएगा। जब r का मान ज्ञात हो गया हमारे पास, तो क्षेत्रफल का सूत्र है πr², तो उसमें रख देंगे, तो हमारे पास क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। दूसरा एक और तरीका है इसका ज्ञात करने का, हम बिना r ज्ञात करे इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं यदि परिधि दे रखी हो। उसका सूत्र आप लिख लीजिएगा। इसका मतलब सूत्र है, जब परिधि दे रखी हो और क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो परिधि का होल स्क्वायर बटे में 4π, ये हम लिख देंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। जैसे यहाँ पे परिधि दे रखी है 22, है ना, और इसका होल स्क्वायर करना है, यानी कि 22 गुणा में 22। ठीक है, अब हमें नीचे बटे में 4π करना है, यानी कि 4 गुणा में 22 बटे में 7। 7 बटे के बटे में, इसलिए ऊपर चला जाएगा, तो 22 से 22 कट जाएगा, और ये 4 2 से कट जाएगा, और ये 22 11 से कट गया, तो ऊपर आ जाएगा 77, नीचे आ जाएगा 2। 77/2 यानी कि 38.5। तो चाहे तो आप इस सूत्र को याद कर सकते हैं यदि परिधि दे रखी है और क्षेत्रफल पूछ रहा हो।
तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, इस सूत्र का इस्तेमाल करना होगा, परिधि का होल स्क्वायर बटे 4 पाई। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इससे सीधा क्षेत्रफल, हमें आर इससे ज्ञात नहीं करनी पड़ेगी, आर ज्ञात करने की इससे आवश्यकता नहीं है इस सूत्र से। अगला देखो दोस्तों, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर इसी राशि का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखो प्रश्न में दे रखा है ये साधारण ब्याज की दर है। साधारण ब्याज से क्या होता है, जो ब्याज एक साल में होता है उतना ही बढ़ता रहता है, जितना ब्याज एक साल में बढ़ा है उतना ही अगले सालों में बढ़ता है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज का भी ब्याज अगले सालों में लगता रहता है, लेकिन साधारण में ऐसा नहीं होता। अब देखो हम मान लेते हैं, मान लो देखो जितना गुना होता है उस टाइप से उसमें चक्कर मत मत पड़ो, ये सीधा समझ लो एक बार इसे, तो समझ लोगे तो बहुत फायदा रहेगा। मान लो वो राशि मूलधन है x रुपये, अब समय क्या है 8 वर्ष, अब 8 वर्ष में वो कितना हो रही है 3x। ये जो 3x है ये क्या है, मिश्र धन, भाई स्वयं का 3 गुना हो रही है वो, यानी कि 3x है वो क्या है, मिश्र धन। तो ब्याज क्या हो जाएगा, मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे, मूलधन क्या है x, तो ब्याज क्या आ जाएगा 3x माइनस x, यानी कि 2x। ब्याज क्या आ गया हमारे पास 2x। ये जो ब्याज है 2x ये 8 साल का है। तो साधारण ब्याज की दर में क्या होता है, जो ब्याज एक साल में बढ़ता है उतना ही अगले सालों में बढ़ता रहता है, यानी कि 8 साल में जो 2x बढ़ा है, हमें पूछता है एक साल में कितने गुणे हो जाएगी। तो हम देखते हैं एक साल में कितना ब्याज होता है, जब 8 साल का 2x है तो एक साल का 2x बटे 8, यानी कि एक साल का जो ब्याज होगा वो x बटे 4 होगा, यानी कि उस मूलधन का चौथा हिस्सा होगा। अब प्रश्न में पूछा है कि 5 गुना होने में, यानी कि मूलधन 5 है, x है, तो 5 गुना होने में 5x। अब देखो यहाँ पे 8 साल में 3x हो गया है, यानी कि जो मूलधन था उसमें 2x की वृद्धि हो गई, तो 2x की और वृद्धि होनी चाहिए। प्रश्न में पूछा है कि 5 गुना होने में, तो जब पहले 2x की वृद्धि 8 साल में हुई है तो अगले 2x की वृद्धि भी 8 साल में होगी, यानी कि पूर्णतः समय कितना साल हो जाएगा 16 साल। ठीक है, 16 साल हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर इसमें ये पूछता, यानी कि ये ऐसे पूछ लेता कि 4 गुना होने में कितने समय लगेगा, 4 गुना होने में, तो हमारे पास देखो हमारे पास पता है कि जैसे 3x आया है, 3x आया 8 साल में, और एक साल का जो ब्याज है वो x बटे 4 है ना, और यहाँ पे हमें वृद्धि करनी है, यानी कि 4x करना है। 3x तो हमें पता है 8 साल में आया, और हमें x बढ़ाना है, यहाँ पे केवल x की वृद्धि करनी है। तो x की वृद्धि होने में कितना समय लगेगा, देखो x बटे 4 बढ़ता है एक साल में, हमने निकाला था अभी, तो x बटे 4 बढ़ता है एक साल में, तो x कितने साल में बढ़ेगा, x बटे 4, तो 4 ऊपर हो जाएगा, तो ये समय आ जाएगा 4 साल। यानी कि यदि ये कहता कि 4 गुना कितने साल में होगा, तो हम कह देते 8 साल तो पहले आ रही थी प्लस 4 साल, यानी कि 12 साल में होता, तो हमारा उत्तर ये 12 साल आ जाता है। लेकिन इसने 5 गुना पूछा है, यानी कि जितने की वृद्धि पहले 2x की वृद्धि हो रही है 2 गुना की, फिर आगे भी 2 की वृद्धि करवाना चाह रहा है। तो दोस्तों इस टाइप से इसे समझ लेना बेसिक से, तो आप इसे सही कर पाओगे। बाकी आपकी इच्छा, आप कैसे करना चाह रहे हो। तो थैंक यू दोस्तों, ये हमने पेपर हल करवा दिया है, और यदि आपको कोई दिक्कत हो, यानी कि समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तब भी कमेंट करके बताइएगा, और नहीं लगा तब भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।